इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो पूरे दुनिया में अपने सटीक स्ट्रैटेजीज और एफिशिएंट मिशन के लिए जाना जाता है। यानी जिस काम को 100 मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर कई देश नहीं कर पाते हैं, उसी काम को कम से कम बजट में हमारे इसरो के वैज्ञानिक अपने इंटेलिजेंट दिमाग के चलते उसी काम को बड़े ही आसान तरीके से और कम खर्चे में कर देते हैं। साल 2008 में चांद पर सबसे पहले वाटर यानी पानी भी इसरो ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था और स्पेस की इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने में इसरो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसरो के ऐसे कई अपकमिंग प्लान्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक भारत का कोई भी मिशन सूरज को लेकर नहीं हुआ है, तो आदित्य L1 ये उस यान का नाम है, उस पहले भारतीय यान का जो कि मिशन टू द सन है, यानी वो मिशन जो कि सन को स्टडी करेगा। ये जो आदित्य L1 है ये धरती से लॉन्च होगा। उसके बाद धरती से चांद जो है वो ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतने दूर हमारा चंद्रयान 3 गया था। पर दोस्तों, ये जो आदित्य L1 है ये हमारी धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्पेस के रीजन में जाएगा। वो एक ऐसे रीजन में रहेगा जहां पर उसको कोई भी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं फील होगी। यानी वहां से वो कंटिन्यूअसली सन को देखेगा और सन को स्टडी करेगा। और आपको एक टर्म बता दूं, जिस तरह सोलर वेदर यानी क्लाइमेट धरती पर होता है, वैसे ही सोलर वेदर भी होता है। स्पेस वेदर भी होता है, यानी आसमान का भी क्लाइमेट होता है, धरती के क्लाइमेट की तरह नहीं। जैसे धरती के क्लाइमेट में हवा होता है, स्टॉर्म्स होता है, बादलें होती है, वैसे ही जो स्पेस का भी क्लाइमेट होता है उसमें स्पेस की अलग अलग रेज होती है, जैसे कि गामा रेज और सूरज के बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज और बाकी चीजें जो स्पेस में होती है। मतलब स्पेस का भी पूरा एक वेदर का कंप्लीट स्टडी होता है। तो इसी सोलर वेदर को आदित्य L1 कंटिन्यूअसली रीड करेगा और उसी डेटा को भारत में रियल टाइम में भेजेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र रॉय एंड वेलकम टू द फैक्ट लैबोरेटरी। वी आर वेरी न्यू टू इन दिस यूट्यूब इंडस्ट्री एंड वी ऑल आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सपोर्ट अस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज से जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है, मतलब कि सूरज के ऊपर से उसके कोरोना लेयर से जो गर्म लपटें निकलती है, वो अक्सर सैटेलाइट्स को हिट करते रहती है। और विशेषकर जो लो बजट की सैटेलाइट्स होती है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज एक साथ लॉन्च करते हैं, वो कई बार डैमेज भी हो जाती है। इन्हीं एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर्स के चलते जो सैटेलाइट्स और जो GPS सैटेलाइट जो धरती के चारों तरफ घूमते हैं, इनको भी सोलर फ्लेयर से बहुत नुकसान होता है और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए सूरज को रीड करना, सन के बारे में और जानना कि कैसे इसके सोलर फ्लेयर से हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, इनका नेचर क्या होता है एग्जैक्टली, ये सब जानने की जरूरत है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दरअसल सूरज के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि फोटोस्फीयर, द क्रोमोस्फीयर, द ट्रांजिशन रीजन एंड द कोरोना। और इन्हीं लेयर्स को यह आदित्य L1 स्टडी करेगा। यह सूरज के एक ऐसे जगह पर प्लेस होगा जहां पर डायरेक्टली सन दिखे, डायरेक्ट व्यू मिले बिना कोई ऑब्स्टिकल के सन पर। यह क्या स्टडी करेगा, उसका एक लिस्ट इसरो ने जारी किया है, जैसे कि क्या क्या वो स्टडी करेगा, वहां पर जाके क्या क्या डेटा लेगा, क्या क्या डेटा भेजेगा। इन सब के अलावा ये उन सब बातों को भी स्टडी करेगा, जैसे हीटिंग यानी सन का हीटिंग, कॉर्नल मास इंजेक्शन, फ्लेयर एक्टिविटीज, डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और सन फील्ड। ये चीज इसरो के लिस्ट में मौजूद है। सूरज असल में बहुत बड़ा है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा। इस इमेज में आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि एक्चुअली में कितना छोटा है सूरज से हमारी धरती, और चांद तो उससे भी छोटा है। और ये जो टाइनी सा स्पेसक्राफ्ट है, ये उसके सामने एक धूल के कण से भी ज्यादा छोटा है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट क्या स्टडी कर सकता है इतने बड़े सूरज के सामने, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। ये साइज में इतना छोटा होते हुए भी सन को अच्छी तरह से स्टडी करने में कामयाब होगा, क्योंकि नासा ने इससे मिलता जुलता काम को पहले किया है। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा था और ये पहला मिशन बना जो कि ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट एवर मिशन टू टच द सन, यानी सूरज को छूने वाला पहला मिशन। और ये पार्कर सोलर प्रोब बस एक स्मॉल कार के साइज का है। भारत में जो ऑल्टो गाड़ी है उसके बारे में सोचो, उतना ही छोटा है ये पार्कर सोलर प्रोब।
और ये साल 2018 में लॉन्च हुआ था और सूरज का जो सबसे आउटर लेयर है जिसको कोरोना कहा जाता है, जी हाँ, इसका भी नाम कोरोना है, तो इसी को स्टडी करता है ये प्रोब। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पार्कर सोलर प्रोब लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज के पास ट्रैवल करता है। जी हाँ, इस प्रोब का स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कितनी स्पीड है आपको पता भी है? चलिए, इस स्पीड का अंदाजा देने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कोलकाता से दिल्ली 6 सेकंड में। जी हाँ, ये स्पेस में इतने तेजी से जा रहा है। इतना डिस्टेंस सोचो, जहां कोलकाता से दिल्ली जाने में किसी भी कार से 24 घंटे लगते हैं या फिर फ्लाइट से 2.5 घंटे। उतना डिस्टेंस 6 सेकंड में ये कवर कर लेता है और इसके साथ ही ये बन गया है द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ड बाय ह्यूमंस। तो ऐसे ही कुछ इंडिया का भी आदित्य L1 होगा, जो कि सूरज को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च डेट है 2 सितंबर 2023। अब बात करते हैं इसरो के दूसरे इनसेन मिशन के बारे में। ये मिशन का नाम है निसार और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इसरो नासा के साथ मिलकर कर रहा है। जी हाँ, नासा और इसरो का एक साथ पार्टनरशिप करके नासा प्लस इसरो निसार सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट लॉन्च होगा। निसार जो होगा वह एक लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि जॉइंटली डेवलप होगा नासा और इसरो के द्वारा। निसार जो है वो हर 12 दिनों में पूरे धरती की इंस्पेक्शन करेगा, जैसे कि इसमें क्या चल रहा है, जैसे कि धरती के इकोसिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर जो बर्फ मौजूद है जिसको आइस मास कहते हैं, उसका क्या स्टेटस है, कितना इस आइस पिघला एज कंपेयर टू पिछले 12 दिन में, इसका सी लेवल कितना बढ़ा, और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के जरिए यह भी पता होगा कि ग्राउंड वाटर में क्या चेंजेस हुए या फिर सुनामी कहां आ सकती है, वॉल्केनोस के कहां आने के चांसेस है, लैंडस्लाइड्स कहां कहां हो सकती है। इन चीजों को प्रेडिक्ट भी करेगा ये ऑब्जर्वेटरी और इसके अंदर का टेक्नोलॉजी नासा और इसरो दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर सब कुछ एकदम अभी के स्टेटस के हिसाब से हाई टेक होगा, जिससे कि सुपर हाई रेजोल्यूशन फोटोज मिलेगी। और दोस्तों, ये जो वेब टेलीस्कोप है, इनके बारे में जब हाई रेजोल्यूशन वर्ड का यूज किया जाता है तो सिर्फ ये मत समझना कि HD या फिर 4K की बात हो रही है। इनकी इमेजेस 4K से भी हजारों गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और हाई रेजोल्यूशन होती है। तभी एक इमेज का अगर आप इनका डेटा देखोगे तो वो टेराबाइट्स में होगा। हम लोग जो अपने फोन में एक फोटो खींचते हैं तो अगर लो क्वालिटी होगा तो 4-5 MB में होगा, हाई क्वालिटी या 4K होगा तो 10 से 20 MB में होगा, GB में नहीं होगा। लेकिन इनका इमेज मल्टीपल TB तक चला जाता है। इतना डिटेल होता है तो ऐसे ही कुछ इसरो के निसार में लगा रहेगा। ये कंप्लीट एक ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि एकदम अर्थ के सामने घूमता रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट डेटा को हमें देता रहेगा। और ये है वो फोटो जो कि इसरो ने प्रेजेंट किया है। ये धरती का एक रक्षक की तरह काम करेगा, क्योंकि जो डेटा ये भेजेगा वो बहुत काम की होगी। उससे बहुत कुछ पहले ही प्रेडिक्ट होगा और नासा और इसरो का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन हमें देगा। निसार का कोई एग्जैक्ट लॉन्च डेट इसरो ने नहीं कहा है, लेकिन यह साल 2024 के जनवरी के बाद कभी भी लॉन्च हो सकता है, यानी साल 2024 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला मिशन, जिसका नाम है गगनयान। गगनयान एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को टेस्ट करेगा, यानी 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा, यानी कि 3 इंसान को धरती के ऊपर 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन के लिए और 3 दिन बाद उनको सेफली धरती पर लैंड कराया जाएगा। और जैसे ही इंडियन ओशन में लैंड करेगा, लैंडिंग के तुरंत बाद पानी में तैरने लगेगा और इंडियन नेवी उनको तुरंत रेस्क्यू करेगी और तब प्रोजेक्ट संपन्न माना जाएगा। लेकिन वही जैसा कि आपको सुनने में लग रहा होगा, ये तो काफी रिस्की है। तो जी हाँ, ये वाकई में रिस्की प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन सेफ्टी है वो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस चीज को अंजाम देने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी, जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स होंगे, उन्हें ठीक से डेवलप किया जा रहा है। जितने भी सेफ्टी टेस्ट्स हैं उन्हें अच्छे से किया जा रहा है, क्योंकि इस मिशन में अगर कुछ कमी हुई, स्पेसक्राफ्ट जब क्रैश होता है तब तो भले ही हमें दुख होता है, पर जब बात अगर इंसान की हो तो हम ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और इसलिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी की होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि
अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए, और उस स्पेसिफिक बैकअप प्लान का भी और बैकअप प्लान होगा, जो कि बैकअप प्लान फेल होने पर उसको अंजाम दिया जाएगा। इनफैक्ट जो सेकंड स्टेज का बैकअप प्लान होगा उसका भी एक बैकअप प्लान होगा। तो वर्स्ट केसेस को मानकर तब जाके सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द साइंटिस्ट उसके बाद इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और जितने भी मिशंस मैंने आपको बताया उसमें गगनयान सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस समय ये लॉन्च हो रहा होगा तब उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पल होगा इंडिया के लिए। गगनयान जो कि एक मैन मेड मिशन है, इसको पहले फेज में डमीज को स्पेस में भेजा जाएगा टेस्टिंग पर्पस के लिए। जी हाँ, रियल इंसान के पहले फेक इंसान को भेजा जाएगा। वहां पर अनमैन्ड फ्लाइट्स और 2 बार टेस्ट करने के बाद तीसरी बार में जाके 3 भारतीय को भेजा जाएगा, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और इसके लिए रशिया भी इंडिया की हेल्प कर रहा है। रशिया के साइंटिस्ट जाने की सभी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गगनयान के लॉन्च डेट की बात करें तो इसमें 2 फेज हैं, पहला डमीज वाली और दूसरा मैन मेड मिशन। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट का अनुसार कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल 2024 से 25 के बीच में गगनयान को। उसके बाद अगला मिशन है शुक्रयान, शुक्र यानी प्लैनेट वीनस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी प्लैनेट है, उसके बाद वीनस प्लैनेट आता है, और इसी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भारत का पहला यान जिसका नाम है शुक्रयान वो लॉन्च होने वाला है। और यह कोई लैंडिंग मिशन नहीं होगा, यानी वहां पर कोई यान उतरेगा नहीं, बल्कि ये ऑर्बिटर मिशन होगा। यानी कि ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, क्योंकि वीनस प्लैनेट का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। वहां पर गैस के बादल बहुत मात्रा में है, जिसके चलते वहां पर लैंड करना बहुत मुश्किल है। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिक लैंड करने वाले भी मिशंस भी लाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसी की दिशा में पहला कदम है, यानी पहला ऑर्बिटर को भेजना, यानी भारत का पहला ऑर्बिटर जो कि वीनस को स्टडी करे। ये अब इसरो करने जा रहा है शुक्रयान के साथ, और वहां का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को और वीडियोस को धरती पर भेजेगा, और वहां की सारी टेक्निकल डेटा जो कि साइंस के लिए हेल्पफुल है उन सब को लेके आएगा। तो ये थे इसरो के कुछ इंटरेस्टिंग अपकमिंग मिशंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद और जय हिंद।